हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशंस के प्रीवियस ईयर का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। यानी इससे पहले हम 7 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और उसके साथ साथ हमने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को सीखा। देखिए, थ्योरी में तो हमने चीज़ों को अच्छे से कवर किया, यानी हर एक प्रीपोजिशन के हर एक टॉपिक को हमने बहुत डीप में जाके कवर किया है, जिससे क्या होगा, आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा। और ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अब उससे क्या फायदा मिला कि जब आपने थ्योरी को अच्छे से समझा, उसके बाद आपने एक्सरसाइज करी और उसके बाद आपने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए, तो जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो गए, यानी वो आपको याद हो गए। इसी तरीके से अब क्या होता है कि जब आप थ्योरी में अच्छा सीख लेते हो, उसके बाद सबसे जरूरी होता है उसकी प्रैक्टिस। देखिए, इंग्लिश में मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि स्टूडेंट जो है वो थ्योरी में तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता कि अकस्टम्ड के बाद टू आएगा या बाय आएगा या क्या आएगा। यूज टू, कस्टम का मतलब यूज टू होता है। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल है, राइट। अब इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर आएगा, और बिलीव के साथ इन आएगा, फेथ के साथ इन आएगा, और इनका मीनिंग क्या होता है। अगर आपको इस तरीके से चीज़ें याद है तो आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि हमें पता रहे कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और इनके साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से सीखते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद लास्ट में जब हमारे प्रीवियस ईयर खत्म होंगे, तो मैं आपको एक लिस्ट दोबारा शेयर करूंगा फिक्स प्रीपोजिशंस की। आपको वो नोट डाउन करके रखनी है और आपको उनके मीनिंग आने चाहिए कि किस वर्ड को हम कहाँ पर किस तरीके से यूज करते हैं। अब नाउ क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। यानी ओवरवेल्म का मतलब होता है उसने खूब ज्यादा अच्छे से जो है जॉय किया, वो भर गया। ओवरवेल्म का मतलब होता है कि एक साथ आपको बहुत सारे विचार आ जाते हैं, तो ओवरवेलमिंग हो जाती है। आप किसी जगह गए और आपने देखा, एक किसी महल को देख लिया, बहुत बड़े से महल को देख लिया, या फिर कुछ बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सीनरी देखी आपने, तो आपके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा थॉट्स आने लगते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ओवरवेलमिंग फीलिंग, तो उसको बोलते हैं ओवरवेल्म। तो लेकिन ओवरवेल्म के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? क्या ओवरवेल्म फॉर जॉय आएगा? ओवरवेल्म, वो राइट, उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स या फिर पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं, फीलिंग्स होती है, वो भर गई। किसकी? जॉय की। ओवरवेल्म विद जॉय। तो फोर नहीं आएगा, विद जॉय आएगा, राइट। ओवरवेल्म के साथ क्या आएगा? विद आएगा। तो ये याद रखेंगे। तो हमारे बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू शुड नॉट बूस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट्स। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी अचीवमेंट्स को बूस्ट नहीं करना चाहिए, यानी बताना नहीं चाहिए, राइट। तो बूस्टिंग का मतलब है बूस्ट फॉर होगा, बूस्ट एट होगा, बूस्ट ऑफ होगा। तो यू शुड नॉट बूस्ट ऑफ होगा, नॉट बूस्टिंग नहीं होगा, बूस्ट ऑफ। यू शुड नॉट बूस्ट ऑफ योर अचीवमेंट, राइट। नॉट बूस्टिंग नहीं होगा, यू शुड नॉट बूस्ट ऑफ योर अचीवमेंट। तो बूस्ट के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा, राइट। तो बूस्टिंग नहीं होगा, बूस्ट ऑफ होगा, राइट। नाउ सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, corrupt officials have siphoned off more than 500 crores rupees over the last decade from welfare funds। यानी साइफोन का मतलब क्या होता है? देखो, साइफोन ऑफ का मतलब क्या होता है कि पैसे निकाल के चले जाना। यानी जो करप्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने पैसे निकाल लिए। कहाँ से निकालिए? वेलफेयर फंड से। कितना पैसा निकाल लिया? मोर देन 500 करोड़ रुपीस। यानी 500 करोड़ से ज्यादा उन्होंने वेलफेयर फंड से पैसा निकाल लिया, जो करप्ट ऑफिशियल्स थे। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सिफॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, राइट। साइफॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? मतलब निकाल लेना, कहीं से पैसा निकाल लेना, विड्रॉ कर लेना। तो इस ऑफ ही होता है, इसमें अवे नहीं होगा, अप नहीं होगा, इन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हमारा डी है, नो इम्प्रूवमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू फॉर हिज प्रमोशन। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब है कि आप किसी को पॉजिटिवली फीडबैक दे रहे हो, या पॉजिटिवली आप उसको कहते हैं ना, बधाई कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो। तो उस हमारा स्पीकर कह रहा है मैंने राजू की तारीफ करी, किस लिए? फॉर हिज प्रमोशन। तो क्या यहाँ पर राजू के रिगार्डिंग फोर लगाया गया है, या फिर कॉम्प्लीमेंट की वजह से फोर लगाया हुआ है?
है। तो देखिए ये वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट के साथ हमारा एक प्रीपोजिशन है फॉर। तो अब हमें इस बात पे चर्चा करनी है कि जो कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब आई है, जो हमने अपने नाउन एडजेक्टिव वर्ब के अंदर फिक्स प्रीपोजिशन डिस्कस किए थे, तो वहां से ये टॉपिक आया कि कॉम्प्लीमेंटेड के साथ फॉर आएगा या फिर कोई और प्रीपोजिशन आएगा। तो कॉम्प्लीमेंटेड विद होगा, कॉम्प्लीमेंटेड ऑन होगा, या कॉम्प्लीमेंटेड अबाउट होगा। सो आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू ऑन हिज प्रमोशन। तो उन्होंने उसको किस बारे में पॉजिटिव फीडबैक दिया, या फिर उन्होंने उसकी किस बारे में तारीफ करी? उन्होंने उसकी प्रमोशन को लेकर तारीफ करी। सो आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू ऑन हिज प्रमोशन, नॉट फॉर। फॉर नहीं आता है, कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑन आएगा। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द चाइल्ड डाइड फ्रॉम जॉन्डिस। तो यहाँ पर वर्ब है डाइड, जरा ध्यान से देखिए डाइड। अब डाइड जो है, जो चाइल्ड की मृत्यु हो गई थी, किसकी वजह से हुई थी? जॉन्डिस नाम की बीमारी से। तो अब हमें बताना है डाइड ऑफ होगा, डाइड फ्रॉम होगा, तो या किस तरीके से, डाइड टू होगा या डाइड इन होगा, तो विद होगा, ऑफ होगा, बाय होगा। तो आपको करेक्ट बताना। तो जब भी आप डाइड लिखोगे ना, तो फ्रॉम नहीं लिखोगे, डाइड ऑफ, रानी उसकी मृत्यु किस वजह से हुई, तो उसके लिए जो करेक्ट रिलेशन बताएगा डाइड ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस की वजह से वो जो बच्चा था उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें डी इज द राइट आंसर। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड इन फार्म वर्क। तो इसका मतलब है कि कैन दिस मशीन, क्या इस मशीन को अडॉप्ट किया जा सकता है फार्म वर्क के लिए? तो बी अडॉप्टेड। नाउ बी अडॉप्टेड का मतलब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव फॉर्म में ये अडॉप्टेड किसी के द्वारा की जाएगी। राइट, तो इसीलिए हमने इसको पैसिव फॉर्म में लिखा। पर ध्यान हमें किस पे देना है, यहाँ पर जो वर्ब है ये अडॉप्टेड। तो अडॉप्टेड के साथ इन आएगा या फिर कोई और प्रीपोजिशन आएगा, अडॉप्टेड बाय, अडॉप्टेड इनटू या अडॉप्टेड फॉर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, वो फार्म मशीन को, वो मशीन को क्यों ले रहे हैं? वो मशीन को फार्म वर्क के लिए ले रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम होगा, इसलिए उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अडॉप्ट के साथ इन आएगा, नहीं, दिस मशीन कैन बी अडॉप्टेड इनटू फार्म वर्क। तो क्या इस मशीन को फार्म वर्क के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है? तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, इनटू होगा, नॉट इन होगा। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड अवर ओल्ड कल्चर। सो आपको यहाँ बताना है डिस्पोज्ड के साथ क्या हो सकता है। डिस्पोज्ड ऑफ हो सकता है, डिस्पोज्ड आउट हो सकता है, या डिस्पोज्ड ऑफ होगा। तो ऑफ और ऑफ, इनमें जरा ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो डिस्पोज आउट तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड। अब डिस्पोज्ड किसने किया? हमने खुद डिस्पोज्ड किया। तो डिस्पोज्ड वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव है, यानी इंट्रांजिटिव है, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर हाउस जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कैसे, अब ध्यान से देखिए, हाउस नाउन है और ओल्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि हाउस के बारे में बता रहा है। अवर क्या है? ये हमारा पॉजेसिव डिटरमिनर है। पॉजेसिव डिटरमिनर क्यों है? क्योंकि ये अगर आप इसको प्रोनाउन कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आया है। तो हाउस क्या है? हमारा पॉजेसिव डिटरमिनर। ये मैंने आपको एडजेक्टिव के अंदर अच्छे से बताया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, इसको मैं बोलूंगा नाउन फ्रेज। और ये नाउन फ्रेज जो है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हाउस है। तो नाउन फ्रेज किसका काम कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन डिस्पोज्ड, देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड। अब ये डिस्पोज्ड किसने किया? खुद ने किया। लेकिन अब डिस्पोज्ड के बाद जो ये नाउन आया है, इसके लिए कोई ना कोई या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर तो प्रीपोजिशन है ही नहीं, तो अब हमें प्रीपोजिशन चाहिए। तो डिस्पोज्ड ऑफ, राइट, तो इसके लिए ऑफ इज द राइट आंसर, डिस्पोज्ड ऑफ। तो हमने ही नष्ट किया, वी हैव ऑलरेडी, हम अपने ही हाउस को, घर को, हाउस जो अपना पुराना घर है इसको खराब कर चुके, डिस्पोज्ड ऑफ अवर ओल्ड हाउस। राइट, तो 7 का सी इज द राइट आंसर। The administration found it difficult to cope with the striking employees. तो देखिए, the administration found it difficult, तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या डिफिकल्ट लग रहा था? to cope with. तो cope with का मतलब होता है किसी के साथ चलना या फिर उसकी सलाह रखना। जैसे कि मान लीजिए वर्कर्स ने या जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ कोप नहीं कर पा रहा था, यानी उनको इंगेज नहीं कर पा रहे थे, या उनके साथ डायलॉग्स ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे ताकि वो स्ट्राइक ऑफ करें। राइट, सो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा राइट प्रीपोजिशन होगा कोप के साथ विद। कोप का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर हमें मीनिंग की बात करनी है, कोप विद का मीनिंग क्या है?
तो कोप विद का मतलब मूव होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, हैंडल होगा, सबड्यू होगा। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि वो स्ट्राइक वाले एम्प्लॉयज को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अब हैंडल कर लेते तो वो स्ट्राइक बंद करवा लेते, उनकी डिमांड सुनते, तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट, कोप विद का मतलब हो जाएगा डिफिकल्ट टू हैंडल द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज। तो सी इज द राइट आंसर। कोप विद का मतलब होता है हैंडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पावर गॉट द मनी, राइट, पावर गॉट विद मनी इज द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे। यानी पावर गॉट विद मनी, यानी पैसे के साथ जो पावर आती है ना, लोग सबसे ज्यादा उसको चाह रहे हैं। इज द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे। तो क्रेव्ड के लिए यहाँ पर क्या है, शॉर्ट आफ्टर या विश्ड फॉर या वेलकम्ड फॉर। तो जब भी आप क्रेविंग्स की बात करते हो ना या क्रेव्ड की बात करते हो, तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्या सिनेरियो। तो द पावर विद द मनी इज द मोस्ट सॉट आफ्टर टुडे। यहाँ पर आएगा हमारा सॉफ्ट आफ्टर फॉर टुडे। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, शी हैज डिसाइड टू कैनवास फॉर द कन्वर्सेटिव पार्टी, राइट, शी हैज डिसाइडेड टू कैनवास। अब कैनवास क्या है, किसके लिए, फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के लिए उसने कैनवास करने के लिए डिसाइड किया। सो कैनवास का मतलब क्या होगा, या एडवर्टाइज होगा यहाँ पर, या कैनवास होगा, या कैनवासिंग होगा, राइट। तो अगर आप इलेक्शन से देखना जानते हो, इलेक्शंस आप देखते हो, अगर उसको फॉलो करते हो, तो यहाँ पर आप कैनवास का मतलब समझ जाओगे। ये जो कैनवास होता है ना, इसका मतलब होता है पिक्चर, विजुअल। तो लेकिन एक और होता है कैनवास। तो अगर आपने लोकली सुना हो, कन्वेंसिंग करने गए थे हम, किसके लिए, अपने, अरे मेंबर, हमारा एक मेंबर है, वार्ड मेंबर है, वो खड़ा है, उसके लिए हम कन्वेंसिंग करने गए थे। तो ये गलत तरीके से बोला जाता है। तो कैनवास का मतलब होता है कि किसी के लिए आप प्रचार कर रहे हो इलेक्शन के। ये जो कैनवास जो वर्ड होता है ना, ये एडवर्टीजमेंट हो जाएगा कि प्रचार कर देना। अब एडवर्टीजमेंट आप किसी प्रोडक्ट का कर सकते हो, किसी सर्विस का कर सकते हो, लेकिन अगर आप इलेक्शन की तौर पे बात करो, और जब आप प्रचार करते हो, रैलियां करते हो, पर्चे लगाते हो, राइट, घर घर जाके डोर टू डोर कैंपिंग करते हो, तो वहां पर कैनवास आता है, राइट। तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो बी होगा, नॉट एडवर्टाइज, कैनवासिंग नहीं होगा। कैनवासिंग नहीं होगा क्योंकि टू आ गया ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिसाइडेड के साथ तो टू आएगा ही आएगा, डिसाइडेड टू। अब डिसाइडेड के साथ टू आ गया, और टू के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बी पार्ट होगा, कैनवास। द पुलिस cordoned off the area after the explanation। cordoned off का मतलब होता है सीज कर देना पर्टिकुलर एरिया को। तो या देखो, सीज का मतलब होता है एक आइसोलेट। तो द पुलिस फील्ड द होल एरिया, फील्ड तो कैसे करेगी, मान लीजिए कहाँ कहीं पर एक्सप्लोजन हुआ, अब वहां पर आप खुद एक कॉमन सेंस लगाइए, क्या उस एरिया को खाली किया जाएगा, उस एरिया को सीज कर दिया जाएगा, तो क्या एक्शन लिए जा सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग से, कि उस एरिया को इवैक्यूएट करा जाएगा, आइसोलेट कर देंगे, सीज कर देंगे। अब जरा यहाँ पर देखिए, क्या उस एरिया को फिल किया जाएगा, सबसे पहले इसको गलत करिए। पुलिस डिड नॉट अलाउ एनीवन टू लीव द एरियाज। क्या पुलिस किसी को अलाउ नहीं करेगी उस एरिया को लीव करने के लिए, राइट। या फिर पुलिस चेक्ड एवरीवन इन द एरिया। अब देखो कॉन्टेक्स्ट में, पुलिस कोर्डन ऑफ, यानी पुलिस ने उस एरिया को यानी क्या करा, आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया, यानी अब वहां पर ना कोई आएगा, राइट। तो क्योंकि वहां और भी एक्सप्लोजन हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने उस एरिया को आइसोलेट कर दिया। तो बी इज द राइट आंसर। कोर्डन ऑफ का मतलब होता है आइसोलेटेड, याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड। तो अगर आपने कभी विजिट किए हॉस्पिटल्स गए, तो वहां पर आइसोलेशन वार्ड होता है, तो वहां पर किसी की एंट्री ऐसे ही नहीं आती कि आप सीधा चले जाओ, वो मना कर देते हैं कि यहाँ ना कोई आएगा। तो बाहर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही जाते हैं, वही आते हैं जो हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं, right? Now, question number 12. He was asleep before the mother throat tugged him off. तो he was asleep, वो सो गया था, right? उस जिससे, right, किससे, before the mother through tugged him off। तो tugged him के बाद बताना, tugged him through आएगा, tugged him away आएगा, tugged him in आएगा। तो before, अब बताना before the mother through tugged him in, right? tugged him in. So C is the right answer. Now, अब आपको कुछ fill in the blanks. The bride settled very well in the new environment. तो bride settled very well. bride किसको बोलते हैं हम, दुल्हन को बोलते हैं bride, और groom किसको बोला जाता है, दूल्हे को बोला जाता है, याद रखिएगा। तो bride settled, अब settled कैसे, settled on, settled down, settled up, settled off। तो ये बहुत कॉमन वर्ड है जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। तो settle down,
सेटल डाउन का मतलब होता है अपने आप को कंफर्ट कर लेना या फिर अपने आप को रिलैक्स कर लेना, यानी आप यूज टू हो जाए, यानी आप जैसे नई प्लेस पे जाते हो, एक जगह से दूसरी जगह गए तो यू सेटल डाउन, राइट। तो इसका मतलब है कि आप कंफर्टेबल हो जाइए। तो ब्राइट ने खुद को कंफर्टेबल कर लिया एक नए एनवायरनमेंट के साथ, तो सेटल्ड के साथ आएगा डाउन। क्वेश्चन नंबर 14, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान। तो अप्रूव के बाद बताना है अप्रूव टू या अप्रूव बाय या अप्रूव ऑफ या अप्रूव विद। तो चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान, तो राइट आंसर होगा ऑफ, राइट। तो यानी चाइल्ड एग्री नहीं करा जो उसके फादर का प्लान था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी वांट हर। देखिए वी वांट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, धमकी देना नहीं होगा। यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि हमने उसको खतरे को लेकर राइट क्या कहते हैं उसको बताया था, राइट उसको इन्फॉर्म किया था, राइट उसको राइट कॉशियस किया था कि भाई खतरा है मत करो, ऐसा सावधानी दी थी, राइट सावधानी बरतने के लिए बताया गया था। तो यहाँ पर ये मीनिंग आ रहा है इसका। तो वी वांट फ्रॉम द डेंजर होगा, वांट अबाउट द डेंजर होगा, अगेंस्ट द डेंजर होगा, वी वांट हर ऑफ द डेंजर होगा। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो जब भी आप वांट के साथ लिखोगे, जब भी आप किसी को बताओगे कि आगे जाके खतरा है या उसको सावधानी बरतने के लिए बोलोगे, तो वांट के साथ आएगा वांट ऑफ, राइट। तो खतरे के लिए आपने उसको पहले ही सावधान कर दिया। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वी ऑल लव्ड डैश द अफेयर। तो यानी वो लोग बोल रहे हैं कि वी ऑल लव्ड, अब वो हंसे किसके ऊपर, अफेयर के ऊपर, यानी कोई इशू रहा होगा या कोई मैटर रहा होगा या कोई बात होगी जिसके ऊपर हंसे। तो आपको बताना लाफ्ड के साथ ओवर आता है, लाफ्ड ओवर द अफेयर, लाफ्ड अबाउट, लाफ्ड फॉर, लाफ्ड ऑन। तो जब भी आप लाफ्ड यूज करोगे, लाफ्ड ओवर समथिंग दैट इज लाफ्ड ओवर द अफेयर, राइट। वी ऑल लाफ्ड। तो यहाँ पर देख रहे हो ये वर्ब के साथ हम अभी जो जिसको डील कर रहे हैं, यानी वर्ब के साथ हमारे क्या प्रीपोजिशंस आएंगे और उनका मीनिंग क्या रहेगा, इसको लेकर अभी हम जो है यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये सारे आपके प्रीवियस ईयर है। वी ऑल होप डैश अ बेटर फ्यूचर। तो हम लोग सब उम्मीद करते हैं एक अच्छे कल के लिए, अ बेटर फ्यूचर एक अच्छे भविष्य के लिए। अब वी ऑल होप, होप ऑफ, होप ऑन, होप फॉर, होप विद। अब आपको बताना आप किस लिए होप कर रहे हो, राइट। वी ऑल होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। आप उम्मीद किसके लिए कर रहे हो, राइट आप होप किसके लिए कर रहे हो, एक अच्छे कल के लिए, राइट। तो वी ऑल होप, होप फॉर समथिंग, राइट। तो जब भी आप होप लिखोगे उसके साथ क्या आएगा, फोर आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। हिज असेंटेड, ही असेंटेड। असेंटेड का मतलब होता है कि जब आप असेंट करते हो तो इसका मतलब है आप अप्रूव करते हो। तो असेंटेड अबव ऑफ टू विद। तो बताना असेंटेड माय प्रपोजल, यानी ही अप्रूव्ड माय प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल को अप्रूव्ड कर लिया। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी कंट्री के अंदर लॉ बनता है, मैं पूरी कंट्री को लेकर लॉ बता रहा हूँ, तो एक बिल आता है जो लोकसभा में आता है, फिर लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद वो जब यहाँ से पास हो जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा से पास हो जाएगा, तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो जब भी पार्लियामेंट के पूछे जाए व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं, एसेंट का मतलब अप्रूवल देते हैं। तो जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं बिल को लेके, अपनी हामी भर लेते हैं कि यस मैं भी इस बिल को अप्रूव कर देता हूँ, तो जब उन्होंने वो बिल अप्रूव कर दिया तो वो बिल फिर बिल नहीं रहता, फिर वो एक्ट बन जाता है। तो एसेंटेड का मतलब क्या होता है, या एसेंट का मतलब क्या होता है कि अप्रूवल देना। तो असेंटेड टू माय प्रपोजल, तो असेंटेड के साथ क्या आएगा, टू, राइट। ही अप्रूव्ड टू माय प्रपोजल, यानी राइट। तो असेंटेड के साथ क्या आएगा, टू। क्वेश्चन नंबर 19, हर इलनेस वाज डायग्नोस्ड डैश इलिप्सी। तो उसकी जो इलनेस थी वो किससे डायग्नोज की गई, उसको मतलब क्या था, उसका इलनेस के रीजन क्या था। वाज, देखिए वाज डायग्नोज जो है ना, ये हमारा पैसिव फॉर्म में लिखा गया है क्योंकि ये डायग्नोज किसी के द्वारा किया गया होगा, बाय वाज डायग्नोज्ड बाय डॉक्टर। अब वो डॉक्टर ने डायग्नोज किया होगा, तो लेकिन हमने उस डॉक्टर को लिखा नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसको पैसिव फॉर्म में ले लिया क्योंकि डायग्नोज के बाद तो वर्ब आनी चाहिए, इसका डूअर आना चाहिए, राइट। तो हर इलनेस, इसको अगर ऐसे लिख सकते थे डायग्नोज, जैसे ये इस सेंटेंस रहा होगा इस तरीके से, डॉक्टर
diagnosed her illness, राइट। अब वो इलनेस किससे रही होगी, इसको इस तरीके से समझ लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एक्टिव पैसिव के अंदर, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये इजी टॉपिक्स हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक्टिव पैसिव तो बहुत आसान चीज होती है। डॉक्टर डायग्नोज्ड हर इलनेस, अब वो इलनेस किसके रिगार्डिंग है, तो अब यहाँ पर आप बस बता दीजिए कि यहाँ पर डायग्नोज्ड के बाद क्या आएगा। अब यहाँ पर डायग्नोज्ड फॉर एपिलेप्सी होगा, विद एपिलेप्सी होगा, विद एट होगा, एज होगा, तो डायग्नोज्ड के साथ होगा डॉक्टर डायग्नोज्ड हर इलनेस विद एपिलेप्सी। तो ये एक बीमारी का नाम है। तो डॉक्टर ने उसकी जो इलनेस थी उसको डायग्नोज करा, और क्या पाया गया उसको, इस जो बीमारी थी वो एपिलेप्सी की बीमारी थी। तो अब इसको इन्होंने किस तरीके से लिख दिया, अब इन्होंने इसको पैसिव फॉर्म बना दिया। पैसिव फॉर्म में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो बन जाएगा सब्जेक्ट। यानी हर इलनेस वाज, अब जो वर्ब होती है ये है हमारा पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस को, सिंपल पास्ट को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते तो वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो डायग्नोज्ड हर इलनेस, डायग्नोज्ड। अब बाय डॉक्टर लिखो या इसको हटा दो, तो डायग्नोज्ड अब लिख दो, बाय डॉक्टर मैंने हटा दिया, बाय एपिलेप्सी, राइट। सो यहां पर हर इलनेस वाज डायग्नोज्ड बाय डॉक्टर विद एपिलेप्सी, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर बाय द डॉक्टर को उन्होंने नहीं लिखा है एग्जामिनर ने, जिससे कि आपको क्या हो, थोड़ा मीनिंग ना अटपटा सा लगे, लेकिन ये हमारे इंग्लिश में लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ डायग्नोस्ड के साथ क्या है, डायग्नोस्ड विद, राइट, विद। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द कोर्ट हैज absolved him dash the charges leveled against him। याद रखिएगा, लेवल्ड के बाद अगेंस्ट आता है। जब भी आप किसी के चार्जेस लगाते हो किसी के ऊपर, तो लेवल्स अगेंस्ट। सो एब्सॉल्व्ड कर दिया कोर्ट ने उसके ऊपर जो भी चार्जेस थे, तो एब्सॉल्व्ड के बाद क्या आएगा, एब्सॉल्व्ड फ्रॉम आएगा, इन आएगा, विद आएगा, तो एब्सॉल्व फ्रॉम। तो यानी उसको किस चीज से एब्सॉल्व किया गया, जो उसके ऊपर चार्जेस लगे गए थे। एब्सॉल्व फ्रॉम द चार्जेस लेवल्ड। अब लेवल्ड का मतलब होता है लगाए जाने, किसी के ऊपर आप आरोप लगा देते हो। लेवल्ड अगेंस्ट हिम, लेवल्ड के साथ अगेंस्ट आता है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लासेस में। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, यू आर वेलकम टू पार्टेक, राइट, डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। अब वो बोल रहा है यू आर वेलकम, अब यू आर वेलकम टू पार्टेक, अब उसके बाद डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, इन या फॉर, एट या ऑफ। तो वो बोल रहा है कि आप आ सकते हो किसके लिए, ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। सो सी डी इज द राइट आंसर। Now question number 22, the chairperson brushed my suggestion। तो अब बताना, the chairperson brushed out, brushed over, brushed aside या brushed about होगा। तो the chairperson brushed aside my suggestion, right। तो यहाँ पर right answer होगा C, brushed aside my suggestion। Now question number 23, the agenda for the meeting, एजेंडा मीटिंग के लिए, एजेंडा फॉर द मीटिंग इज, अब मीटिंग का एजेंडा क्या इज, फॉरवर्डेड इन नोटिसेबल, सब्सक्राइब टू नोटिसेबल, इनक्लोज्ड विद नोटिसेबल और डिलीवर्ड एज नोटिसेबल, राइट। तो द एजेंडा फॉर दिस मीटिंग इज, अब उसके बाद बताना है कि एजेंडा इस मीटिंग का क्या था। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द नोटिस, राइट। तो जाहिर सी बात है प्रीपोजिशन के बाद नोटिस जो आया ये हमारा नाउन है, और यहाँ पर आ गया इज। The agenda for the meeting is, now is forwarded in notice, in the notice, subscribed to the notice, enclosed with the notice or delivered as the notice। तो the agenda for the meeting is enclosed with the notice। तो जो एजेंडा था मीटिंग का वो enclosed कर दिया गया नोटिस के साथ, राइट। सो C is the right answer। Now question number 24, the pupil was asked to write। तो pupil का मतलब होता है छात्र, तो छात्र को क्या बोला गया, जब pupil was asked। अब ये देखिए पैसिव फॉर्म में, क्योंकि ये किसी ना किसी के द्वारा किया गया होगा। जैसे the pupil was asked by the teacher to write, अब क्या लिखने के लिए, to write dash his name on the front of page of the exercise book। यानी pupil को बोला गया लिखने के लिए अपना नाम फ्रंट पेज पे एक्सरसाइज बुक के, राइट। सो इसमें बताना है फ्रंट पेज, बैक, इन, डाउन, अबाउट, राइट।
तो टू राइट डाउन, तो राइट डाउन का मतलब होता है लिखने के लिए, टू राइट डाउन हिज नेम, राइट। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, आई डोंट केयर डैश द एक्सपेंसेस, आई वांट द पार्टी टू बी अ रियल सक्सेस। यानी ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कोई खर्चे के लिए, आई डोंट केयर, मैं नहीं वो बोल रहा है केयर करता हूँ खर्चों को लेकर, आई वांट द पार्टी टू बी अ रियल सक्सेस, तो मैं पार्टी चाहता हूँ एक रियल सक्सेस की तरह। सो आई डोंट केयर के साथ क्या होगा, केयर अबाउट होगा, केयर ऑफ होगा, केयर विद होगा, केयर एट होगा, राइट। तो आप यहाँ पर बताना, सो आई डोंट केयर अबाउट, मुझे नहीं परवाह है, केयर अबाउट यानी केयर अबाउट मतलब होता है जब आप किसी चीज की परवाह करते हो। सो लेकिन यहाँ पर बोला मुझे नहीं परवाह है खर्चे की, आई वॉन्ट द पार्टी, उसको पार्टी चाहिए जैसे कि रियल सक्सेस की होती है। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, माई फ्रेंड्स फादर डाइड, अब आगे लिखा है कैंसर, तो डाइड बाय, डाइड ऑफ, डाइड फ्रॉम, डाइड विद। सो आप इसको आराम से आंसर करिए क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी आप बताओगे मृत्यु का कारण जब भी बताते हो तो डाइड ऑफ आता है, राइट, डाइड ऑफ कैंसर। तो हमने क्वेश्चन 26 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अब इस 26 क्वेश्चन में वर्ब के साथ कुछ जो हमारी फिक्स प्रीपोजिशंस होती हैं उनको लेके हमने डिस्कस किया, राइट। आगे वाले लेक्चर्स में हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम नाउन्स के साथ प्रीपोजिशन डिस्कस किए, फिर हम एडजेक्टिव के साथ किए, अब वर्ब के साथ डिस्कस करें। यानी एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपको फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में नॉलेज हो, आपको ज्यादा से ज्यादा फिक्स प्रीपोजिशंस के बारे में जानकारी हो। अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशंस के बारे में जानकारी होगी तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, राइट। तो एग्जाम में अच्छा करने के लिए, क्योंकि देखिए ये डाइड ऑफ की जगह डाइड फ्रॉम लिख देता और मैं इसमें एरर पूछ लेता तो आगे 3-4 लाइनें और ऐड कर सकता हूँ। इन हर अर्ली, इन 50s लिख देता मैं, इन हिज 50s माय फ्रेंड्स फादर डाइड ड्यू टू कैंसर, अब मैं लिख देता ड्यू टू कैंसर इन हर 50s। अब बताइए अब इसको किस तरीके से आप एरर लगते, अगर आपको पता है डाइड के साथ ऑफ आता है, ड्यू टू नहीं लिखेंगे तो आप हटा देते, राइट। तो इस तरीके से, या डाइड फ्रॉम कैंसर लिख देता, फ्रॉम में भी तो और भी कंफ्यूजन लो। तो इस तरीके से आपको बचना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर आता है और उसका क्या मीनिंग होता है। ये बहुत कॉमनली क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर और पूछे जा भी रहे हैं, राइट। तो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे वाले लेक्चर्स में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर को हम अपने यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।